Hi guys, I'm Anvita Divedi from Target for IQ and welcome to all in our company law video series. जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले कंपनी लॉ वीडियोस में मैंने आपके साथ कंपनी के फीचर्स, कंपनी लॉ में यूज़ होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशंस और कंपनी के टाइप्स वगैरह डिस्कस किए हैं. So and for the beginners, I want you to know that if you go to our channel and if you click on the playlist of the company law, you can watch all those previous videos so that you can have the better understanding. और आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो. इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस किया था. कंपनी के जो मेजर टाइप होते हैं, जो मेजर कैटेगरीज होती हैं, उनको डिस्कस किया था. और ये सेकेंड पार्ट में हम कंपनी की कुछ सब कैटेगरीज डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की कंपनीज जिनके अपने एक पर्टिकुलर जिनका एक अपना पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन होता है, अपना एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिजनेस होता है, वो सारी कंपनीज भी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम टाइप्स ऑफ कंपनी में सेक्शन 8 को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट दी स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी, यानी एक अलग प्रकार की कंपनी बताता है. ये कंपनी एक सेपरेट सेक्शन में डील होती है, यानी कि इसके बारे में एक अलग से आपको सेक्शन 8 दिया गया है, उसके अंतर्गत ये कंपनी फॉर्म होती है. बाकी कंपनीज के भी अपने अपने सेक्शंस हैं, बट दीज आर मियरली जस्ट डेफिनेशन. तो आप उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी फॉर्म करेंगे. बट सेक्शन 8 क्या है, वो डील करता है एक टाइप ऑफ कंपनी से जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है बाकी अदर कंपनीज से. ठीक है, तो हम सेक्शन 8 जान लेते हैं कि इसमें क्या कहता है. तो देखिए, सेक्शन 8 जो कहता है वो ये है कि ये जो कंपनी सेक्शन 8 के विद इन फॉर्म होगी, वो पहली बात तो लिमिटेड कंपनी रहेगी. लिमिटेड कंपनीज क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है. लेकिन ये जो लिमिटेड कंपनी रहेगी वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ फॉर्म होगी, यानी कि दोज लिमिटेड कंपनी विच आर हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनका कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसा उद्देश्य होता है ताकि जिसके द्वारा वो कुछ समाज सेवा कर सकें या कोई भी ऐसा कार्य कर सकें जो कि समाज में किसी भी तरीके का योगदान देता हो. तो उस तरीके के उद्देश्य के साथ जिन कंपनी का फॉर्मेशन होता है वो सेक्शन 8 के विद इन गवर्न होती हैं. ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की कंपनीज होती हैं. अब इनके ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, सेक्शन 8 के अंतर्गत कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नेसेसरी हैं, या कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनको लेकर अगर हम कंपनी बनाते हैं तो वो सेक्शन 8 के विद इन फॉल करेगी. तो वो है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिलीजन, यानी कि वाणिज्य का, कला का, विज्ञान का और खेलकूद का, शिक्षा का, रिलीजन धर्म का, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक व्यवस्थाएं, या फिर आप कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्व का, या कोई भी चैरिटी पर्पस, यानी कि आप दूसरों के बेनिफिट के लिए अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेकर आप कोई लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो ये कंपनी सेक्शन 8 के अंतर्गत दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होगी. ठीक है, अब जो इस कंपनी की और जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं कि इस कंपनी में, इस टाइप की कंपनीज में जो प्रॉफिट होता है या फिर जो भी इनकम होती है इस कंपनी की, वो हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट के तहत ये कंपनी फॉर्म की गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो प्रॉफिट या वो इनकम. मान लीजिए आपने साइंस को प्रमोट करने के लिए या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म की है. ठीक है, आपका उद्देश्य है साइंस या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, साइंस या आर्ट्स को प्रमोट करना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट. और अगर आपको उस कंपनी से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, आप उस प्रॉफिट का प्रयोग या उस इनकम का प्रयोग साइंस के बेनिफिट के लिए करेंगे, यानी कि उस प्रॉफिट को आप फर्दर दोबारा से साइंस के ही कामों में लगा देंगे या आर्ट्स के ही कामों में लगा देंगे, जिस भी उद्देश्य से आपने कंपनी फॉर्म की है. ठीक है, तो उसके अलावा जो है इस में एक प्रोहिबिशन होता है इस तरह की कंपनियों में. वो क्या कि जो भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपको शेयर्स है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आप उसका डिवीजन नहीं करेंगे मेंबर्स में. यानी कि जो डिविडेंड्स होते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट प्रदान करते हैं, उनका कोई भी डिवीजन नहीं होगा मेंबर्स में.
ठीक है, आप मेंबर्स को डिवाइड नहीं करेंगे वो प्रॉफिट, उस पर प्रोहिबिशन है। फिर दूसरी बात है कि जो प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन होंगे वो एक लिमिटेड कंपनी की तरीके होंगे, यानी कि कोई भी लिमिटेड कंपनी को जो प्रिविलेजेस होते हैं या फिर जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सारी इस कंपनी पे भी लागू होंगी। अच्छा, और एक स्पेशल बात क्या होती है इस कंपनी की, इस टाइप की कंपनी की जो सेक्शन 8 के विद इन फॉर्म होती है, वो ये है कि जो मेमोरेंडम होता है इस कंपनी का या फिर जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है इस कंपनी का, ठीक है, वो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के आप कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के। ठीक है, तो ये हो गई। अब कुछ सब कैटेगरीज वाली जो कंपनीज होती हैं उनको देख लेते हैं, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहला तो गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी। तो जो सरकारी कंपनी होती है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 के विद इन फॉर्म होती है, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 45 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है सरकारी कंपनी की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पब्लिक कंपनी के बारे में बताया था, तो देखिए मोस्टली सारी सरकारी कंपनियां पब्लिक कंपनीज ही होती हैं। ठीक है, अगर कंपनी सरकारी है तो वो डेफिनेटली पब्लिक कंपनी होगी, तो यानी कि वो पब्लिक कंपनी जो है वो उसकी मेजर कैटेगरी है और गवर्नमेंट कंपनी उसकी सब कैटेगरी है। अब गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या नेसेसरी होता है, किसी भी कंपनी की अगर कुल जमा पूंजी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, तो जो कुल जमा पूंजी होती है या जो कुल पूंजी होती है उसका 50% हिस्सा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, तो कुल जमा पूंजी का अगर 50% हिस्सा गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इसके अलावा जो शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, यानी कि जो भी हिस्सेदारी होती है उस कंपनी की, वो हमेशा जब लॉन्च की जाती है पब्लिकली, यानी कि पब्लिक में जब शेयर लॉन्च किए जाते हैं तो हर पर्टिकुलर शेयर या हर वैल्यू का शेयर डिफरेंट वोटिंग राइट्स देता है। मान लीजिए 100 रुपये की वैल्यू का शेयर है और एक 200 रुपये की वैल्यू का शेयर है, तो 200 रुपये की वैल्यू का शेयर आपको एक डिफरेंट वोटिंग राइट्स देगा, आपको ज़्यादा वोटिंग राइट्स देगा इन कंपैरिजन टू 100 रुपये के वोटिंग राइट्स के। क्लियर है? अब इसके बाद स्मॉल कंपनी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब कैटेगरी। ये इसको हम सूक्ष्म कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। देखिए, सूक्ष्म कंपनी कोई भी ऐसी स्मॉल कंपनी होती है विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, जो कि एक पब्लिक कंपनी ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है वो एक सूक्ष्म कंपनी होगी। ठीक है, सूक्ष्म कंपनी आप इस तरीके से दे सकते हैं जैसे जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फॉर्म होती हैं, जैसे लोग गृह उद्योग लगा लेते हैं, तो इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं। अब इनके बारे में जो सबसे बड़ी विशेषता दी हुई है वो ये दी हुई है कि इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल यानी कि जो न्यूनतम जो शेयर कैपिटल है, जो न्यूनतम इनकी पूंजी होती है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इनकी जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्मॉल कंपनी की एक विशेषता होती है। इसके अलावा एक और स्मॉल कंपनी की विशेषता होती है, वो ये है कि जो टोटल सेल है, जैसे मान लीजिए जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब आप वो उठा के देखेंगे उस स्मॉल कंपनी का, तो वो तभी तक स्मॉल कंपनी रहेगी जब तक कि उसकी जो साल भर की टोटल सेल है वो 2 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए के विद इन हो, यानी कि 2 करोड़ से कम ना और 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा इस कंपनी के, स्मॉल कंपनी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगी। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो कोई भी ओनर और सब्सिडरी कंपनी, यानी कि कोई भी होल्डिंग कंपनी, जो कि जिसको हम स्वामित्व कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो कोई भी होल्डिंग कंपनी और या फिर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी सूक्ष्म कंपनी नहीं कहलाएगी। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो कि सेक्शन 8 में, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, सेक्शन 8 में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो कंपनी सूक्ष्म कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है किसी और एक्ट में, ठीक है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्ट के विद इन कोई कंपनी रजिस्टर, किसी स्पेशल एक्ट के अंदर में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी सूक्ष्म कंपनी की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगी। फिर बारी आती है सब्सिडरी कंपनी की, यानी कि सहायक कंपनी। देखिए, सहायक कंपनी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसके अलावा ये कंपनी क्या कहती है कि कोई भी कंपनी, मतलब कोई एक और कंपनी है जो कि इस कंपनी की ओनर कंपनी है, यानी ये कंपनी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, इसके ऊपर एक और कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, जो कि इसको ओन कर रही है। ठीक है, और जो
होल्डिंग कंपनी है यानी कि जो ओनर कंपनी है उसके पास ये राइट है कि वो इस सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स यानी निदेशक को डिसाइड कर सके कि डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, उनको डिसाइड कर सके, उनको नियुक्त करने का जो निर्णय है वो इस सब्सिडरी कंपनी के पास हो। और इसके अलावा जो ओनर कंपनी है उसके पास कंट्रोल हो मोर देन हाफ वोटिंग राइट्स का, यानी कि 50% से अधिक वोटिंग राइट्स का के ऊपर नियंत्रण हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहायक कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी अन्य कंपनी द्वारा ओन की जा रही हो, किसी अन्य कंपनी द्वारा चलाई जा रही हो और उसके उस कंपनी के पास, जिस कंपनी द्वारा ये पर्टिकुलर कंपनी चलाई जा रही है, उस कंपनी के पास इस कंपनी के डायरेक्टर यानी सहायक कंपनी के डायरेक्टर्स को नियुक्त करने का अधिकार हो और कंट्रोल हो वोटिंग राइट्स के ऊपर 50%, पूरा कंट्रोल ना हो बट एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स के ऊपर कंट्रोल हो। फिर बात आती है स्वामित्व कंपनी की यानी कि होल्डिंग कंपनी। देखिए, अब मैंने सब्सिडरी कंपनी आपको बता दिया तो इससे आप रिलेट कर ले जाएंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या है। यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी को जो कंपनी ओन कर रही होगी वही होल्डिंग कंपनी होगी। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में दी गई है। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 46 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी जिसके पास एक या एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी हो, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंडर में कोई एक और सब्सिडरी कंपनी रन कर रही हो, वो होगी स्वामित्व कंपनी। अब इसके बाद एसोसिएट कंपनी की बारी आती है। देखिए, एसोसिएट कंपनी भी सहयोगी कंपनी होती है, पर आप इसे सब्सिडरी कंपनी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में दी गई है। और एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है कि कोई एक दूसरी कंपनी है जिसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि एक बहुत प्रमुख रूप से इस कंपनी पर प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए और एक कोई कंपनी है बी, तो ये जो बी कंपनी है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ए कंपनी पर, लेकिन तो ये ए कंपनी जो होगी वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। लेकिन ये जो प्रभाव है ये इस रिलेशन से नहीं है कि ये ओनर कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है या फिर जॉइंट वेंचर है ये दोनों। ठीक है, तो ना ही ये सब्सिडरी कंपनी माने जाएंगे और ना ही ये जॉइंट वेंचर माने जाएंगे, बल्कि प्रभाव किस हद तक होना चाहिए। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रभाव का यहाँ पे ये मतलब है कि करीब 20% पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि कुल जमा पूंजी का 20% या तो जो दूसरी कंपनी है जो प्रभाव डाल रही है इस एसोसिएट कंपनी पर, वो 20% होल्ड कर रही हो शेयर कैपिटल एसोसिएट कंपनी में, और या फिर 20% बिजनेस के निर्णय लेने का अधिकार हो, यानी कि बिजनेस डिसीजंस पर टोटल 20% का अधिकार हो। ठीक है, तो तब दूसरी कंपनी सहयोगी कंपनी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी की। देखिए, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये बेसिकली कंपनी एक्ट 2013 में नहीं दी गई है। ठीक है, ये गवर्न होती है। देखिए, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको जानना है, ये अभी भी कंपनी एक्ट 1956 से गवर्न होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों है इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जब आप सेक्शन 465 क्लॉज 1 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सेक्शन 465 क्लॉज 1 में एक प्रोवाइज़ो दिया गया है, और वो प्रोवाइज़ो ये कहता है कि प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 1956 के नियम एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोड्यूसर कंपनी को गवर्न करना है तो कंपनीज एक्ट 1956 के नियमों से वो गवर्न होगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जो नियम है वो इसमें हटा दिए गए। मैंने आपको बताया था कि कुछ नियम हैं, कुछ सेक्शंस रिड्यूस किए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 में, और जो सेक्शंस रिड्यूस किए गए हैं वो उसमें ये प्रोड्यूसर कंपनी के भी सेक्शंस आते थे, तो इसलिए पुराने सेक्शन से ये गवर्न होगी, क्योंकि नई एक्ट में ये सेक्शंस ही नहीं है। और ऐसा कब तक होगा, कब तक ये गवर्न होती रहेंगी प्रोड्यूसर कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 से? जब तक कि कोई नया एक्ट नहीं बन जाता है प्रोड्यूसर कंपनी के संबंध में। ठीक है, तो अब हम नियम जान लेते हैं कंपनी एक्ट 1956 में क्या नियम दिए गए हैं प्रोड्यूसर कंपनी को लेके। देखिए, ये चैप्टर 9th जो है, चैप्टर 9th ऑफ 1956 एक्ट, ये गवर्न करता है इसको, प्रोड्यूसर कंपनी को। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 9th ए है इसमें सेक्शन 581 सब क्लॉज बी दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 581 सब क्लॉज बी दिया हुआ है जो कि प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड नियम बताता है, और ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड हों
यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ प्राथमिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एक वर्ड ध्यान देने वाला है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी प्राथमिक उत्पाद। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कि ये ऑब्जेक्ट हो या जिसकी की गतिविधियाँ ऐसी हो जो कि प्राथमिक उत्पाद से रिलेटेड हो और वो रजिस्टर्ड हो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पे, वो कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। अब देखिए प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो वो सारे उत्पाद प्राथमिक उत्पाद होते हैं। यानी कि कोई ऐसे उत्पाद जो डायरेक्टली प्रोड्यूस किए जा रहे हो, किसी उत्पाद के द्वारा ना प्रोड्यूस किए जा रहे हो। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कि आपकी प्राइमरी नेसेसिटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, आपकी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। तो ये जो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि इस कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पे रजिस्टर होने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी। देखिए एक तो आता है कि किसी भी तरीके की का वेलफेयर या फिर जो फाइनेंशियल सर्विस है या फिर म्यूचुअल असिस्टेंस है या फिर इंश्योरेंस जो है प्रोड्यूसर्स का, वो हमेशा प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। मतलब अगर आप वेलफेयर कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों को? प्राइमरी प्रोडक्ट को, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा या फिर आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, उनको हार्वेस्ट कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो, उनको मार्केट कर रहे हो या फिर उनको सेल कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी गतिविधि करेंगे, चाहे उनको आप प्रोड्यूस करें, चाहे मार्केटिंग करें उनकी, या चाहे उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दें, तो वो सारी ये प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा क्या चीज़ है? तीसरा पॉइंट है कि ट्रेनिंग या फिर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रिसर्च या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा हो, प्रमोशन किस चीज़ के लिए? प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिनके पास कंपनी है उनके मेंबर्स के इंटरेस्ट के प्रमोशन के लिए। मान लीजिए आप कोई ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के मेंबर्स को ट्रेनिंग देती है या फिर टेक्निकल सर्विसेज देती है या फिर रिसर्च प्रोवाइड करती है या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट देती है, ठीक है, तो भी आपकी कंपनी प्राइमरी ये प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी प्राथमिक उत्पादों से रिलेटेड या प्राथमिक उत्पादों को बेसिकली कंजर्व करने के लिए या फिर प्राथमिक उत्पादों से रिलेटेड कोई भी ऐसी गतिविधि कर रही है, जैसे मान लीजिए रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड कर रही है, जैसे लैंड से आपको पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं, तो लैंड के बेनिफिट के लिए रिवाइटलाइजेशन करती है या फिर वाटर रिसोर्सेज का ध्यान रखती है या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या फिर कंजर्वेशन कर रही है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और कम्युनिकेशन कर, या फिर आपकी कंपनी कोई भी ऐसा प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हो या कंजर्व कर रही हो, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट तो जैसे लैंड प्रोड्यूस करती है तो उस लैंड को रिवाइटलाइज कर रही हो या वाटर रिसोर्स प्रोवाइड कर रही हो उस लैंड को उस लैंड के लिए, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो आपके प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट को कंजर्व कर रही हो, एज इन जैसे कोल्ड स्टोरेज प्राइमरी प्रोडक्ट्स को कंजर्व करते हैं। तो इस तरीके की अगर कंपनी है तो वो भी प्रोड्यूसर कंपनी के विद इन फॉल होगी। और आई होप कि आपको ये प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरीके की कंपनीज प्रोड्यूसर कंपनी में फॉल होती हैं, या फिर कौन सा ऐसा एक्ट है या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो प्रोड्यूसर कंपनी को गवर्न करता है, या कौन सा सेक्शन है जो प्रोड्यूसर कंपनीज को गवर्न करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेक्शन 581 तो है ही नहीं, मान लीजिए ऑप्शन में आ जाता है सेक्शन 581, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो है ही नहीं कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये पुराने एक्ट से गवर्न हो रहा है, तो इसलिए सही आंसर सेक्शन 581 क्लॉज बी ही होगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल डू सब्सक्राइब इट, एंड पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम सब नज़दीक आ रहे हैं। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।